बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो दिल्ली के करीब उत्तर प्रदेश के शामली से आ रही है, जहां देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रात 1:17 पर 2.9 तीव्रता वाला भूकंप आया। अभी किसी जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो रात के 1:17 का वक्त था, जगह थी शामली। 2.9 तीव्रता का भूकंप आया, जमीन हिली, लोगों की नींद खुल गई, अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि ये जो रिक्टर स्केल का जो पैमाना था, जो मापा गया भूकंप, वो कम था, 2.9 से ज्यादा नहीं था। अगर उससे ज्यादा होता तो खतरा हो सकता था। किसी प्रकार के जान माल के क्षति की कोई खबर नहीं है। उत्तर प्रदेश के शामली में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। 1:17 का वक्त था। और बात कर लेते हैं ठंड की, जहां मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में अगले 3 दिन भीषण शीतलहर का अनुमान जताया है। इस दौरान दिल्ली में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। तो इसके अलावा मौसम विभाग ने 17 जनवरी से 20 जनवरी के लिए येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। इस दौरान दिल्ली एनसीआर में कोहरा छाया रह सकता है। ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। मौसम से संबंधित कैसे रहेगा आने वाले दिनों में, यानी कल से 20 जनवरी तक, 17 से 20 जनवरी तक मौसम का हाल, तापमान कितना गिरेगा, कितनी शीतलहर चलने वाली है, उससे जुड़ी है ये खबर जान लीजिए। दिल्ली एनसीआर में मौसम का पूर्वानुमान है कि सोमवार से बुधवार तक 4 डिग्री तक तापमान गिर सकता है। खबर को देंगे विस्तार, जुड़ रही हैं सहयोगी अजातिका। 4 डिग्री तक तापमान गिर जाएगा, मतलब जीना और मुहाल होने वाला है दिल्ली एनसीआर में। बिल्कुल विवेक, ना सिर्फ 21 तारीख तक का प्रेडिक्शन है। अगर हम आज का अगर तापमान बताएं, फिलहाल जो न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड हुआ है, जो ताज़ा जानकारी मिली है, वो 4.2 हुआ है। जो प्रेडिक्शन है वो 21 तारीख तक बताया गया था कि 4 डिग्री सेल्सियस जाएगा, लेकिन 4.2 के पास ऑलरेडी हम लोग पहुंच गए हैं। तो ठंड जिस तीव्रता से बढ़ रही है, ये उस तरफ जाते हुए संकेत है। 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है तापमान 18-19 जनवरी को भी। और जिस तरीके से फिलहाल अधिकतम तापमान में भी गिरावट हो रही है, वो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि जिस तरह से कोल्ड वेव चल रही है, उसका असर तापमान में देखने को मिलेगा। पहाड़ी इलाकों में कई जगह पर बर्फबारी हुई है और जो उसका सीधा असर है वो दिल्ली एनसीआर पर, हरियाणा पर, पंजाब पर देखने को मिलता है। और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो उस अनुसार कहीं ना कहीं निर्धारित रहता है, रेगुलेटेड रहता है। अगर बात करें बारिश की, तो फिलहाल गनीमत यह है कि बारिश का कोई प्रेडिक्शन नहीं है। मौसम विभाग ने यह बताया है कि क्लियर स्काई रहेगी, लेकिन सुबह के वक्त में डेंस फॉग हो सकता है, गहरा कोहरा हो सकता है। इसलिए सुबह के वक्त जब लोग निकले 17, 18, 19 तारीख को, तो उनके लिए बेहद जरूरी है कि वो सावधानियां बरतते हुए निकले। इसी के साथ में देखिए, हमने देखा था कि मौसम में जिस तरीके से परिवर्तन हो रहा है, उसका असर भूकंप पर भी देखने को मिला था। 5.8 का भूकंप भी आया था। और ये भी कहीं ना कहीं जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस बनती जा रही है दिल्ली में, क्योंकि इस मौसम की अगर बात करें और अगर बात करें, ये येलो अलर्ट जारी किया गया है, साफ कर रहा है कि आने वाले दिन मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। हालांकि मुश्किलों से निजात पाने के लिए अगर सड़क पर हम बात करें, तो क्या इंतजाम किए गए हैं? अलाव के, रैन बसेरों के क्या इंतजाम देख पा रही हैं आप? जी बिल्कुल, आपको बता दें अपर्णा कि दिल्ली सरकार द्वारा हमने जब रात को लगातार अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखाई हैं, तो उसमें हमने देखा है कि रैन बसेरे बनाए गए हैं। कई सारे रैन बसेरे पहले से भी बने हुए हैं। दिल्ली की जो ड्यूसिप पॉलिसी है, उसके तहत रैन बसेरों को बनाया गया है। और कोशिश ये की जाती है, जो सड़क के किनारे कई सारे लोग सोते हुए मिलते हैं सरकार को, उन्हें रैन बसेरों में शिफ्ट किया जाए, वहाँ पर अलाव जलाकर उनकी जान को बचाया जाए। क्योंकि जब इतनी तेज़ी से तापमान जो है वो घटता जा रहा है, अधिकतम तापमान में भी गिरावट हो रही है, वहीं जो न्यूनतम तापमान है वो भी 3 डिग्री सेल्सियस तक जनवरी के आखिरी हफ्ते तक भी आ गया है। तो बेहद जरूरी हो जाता है कि लोगों की जान बचाई जाए, खासकर जो लोग बेघर हैं। इसलिए कोशिश ये सरकार की तरफ से लगातार की जा रही है कि सभी को सड़क के किनारे से हटाकर उन्हें ड्यूसिप में, यानी कि उन्हें रैन बसेरों में लेकर आया जाए। वहां पर उनके लिए खाने पीने का भी प्रबंध किया जाए। आप हमारे साथ जुड़ी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेपाल विमान हादसे के खबरों की। पोखरा एयरपोर्ट पर हुए विमान हादसे में अब तक 68 शव बरामद हुए हैं। विमान में 5 भारतीय नागरिकों समेत 72 लोग सवार थे। 68 शव निकाले जा चुके हैं। 4 शवों का अभी भी कोई पता नहीं लग पाया है।
जिसमें से 23 शवों की पहचान भी हो चुकी है। ये बड़ी अपडेट बता रहे हैं। कल जो ये दुर्घटना हुई थी उसमें 4 शवों की तलाश अभी भी जारी है। आज फिर से तलाशी का काम शुरू होगा। 23 शवों की तो पहचान हो गई है, लेकिन कुल जो 68 शव मिले हैं, ये बहुत बड़ा प्लेन हादसा था। पोखरा में लैंड करते हुए विमान में आग लग गई थी और ये भयंकर हादसा हुआ था। पोखरा एयरपोर्ट पर यह हादसा हुआ था। 68 शव उसमें बरामद हुए थे। 72 यात्री कुल उसमें सवार थे। 4 की तलाश अभी भी जारी है। तो वहीं इस हादसे में मारे गए शवों को बाहर निकाला गया। उन्हें पश्चिमांचल अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस में उन शवों को रखा गया है। वहां से हमारे संवाददाता संजय त्रिपाठी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। नेपाल के पोखरा में हुए प्लेन क्रैश में 72 यात्रियों की मौत की खबर है। जिन 68 यात्रियों को लेकर के ये विमान चला था, उनमें से 53 नेपाल के थे, 5 भारत के थे जो यूपी के गाजीपुर के रहने वाले थे, 4 रशियन थे, 1 आयरिश था, 2 कोरियन नागरिक थे, 1 अफगानी नागरिक था और फ्रेंच नागरिक था। इसके अलावा 3 छोटे बच्चे, नवजात बच्चे भी इस दुर्घटना में मारे गए हैं, ऐसी सूचना आ रही है। बहरहाल जिन 63 शवों को यहाँ पर लाया गया है, उनमें से महज 23 शव ही ऐसे हैं जिनकी शिनाख्त हो पाई है। बाकी 40 शवों के बारे में कुछ जानकारी नहीं मिल पा रही है। ऐसे में उनके डीएनए टेस्ट कराने की भी तैयारी है। मकर संक्रांति का पर्व रविवार को था और नेपाल में इसे काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसे में बड़ी संख्या में काठमांडू से पोखरा के रहने वाले लोग अपने घरों की ओर निकले थे कि वो आज जाकर के संक्रांति के उत्सव में शरीक होंगे, लेकिन इस हादसे ने उनकी जिंदगियां ले ली। ये पर्व कहीं ना कहीं उनके लिए एक दुखद हादसा बन गया, उनकी जान चली गई। बहरहाल परिजनों को सूचित किया रहा, जो लोग मारे गए हैं उनके परिजनों को सूचना दी जा रही है। अभी तक बहुत कम ही लोगों से संपर्क हो पाया है। नेपाल आर्मी और नेपाल पुलिस के जवान यहाँ तैनात हैं। साथ ही साथ हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है उन लोगों के लिए जिनके परिजन इस विमान हादसे का शिकार हुए हैं। और एक दुखद घटना हुई है। ऐसे में नेपाल के प्रधानमंत्री से लेकर के भारत के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस हादसे पर अपना शोक जताया है। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, पोखरा, नेपाल। नेपाल विमान हादसे में हुए शिकार हुए 5 भारतीय में से 4 यूपी के गाजीपुर के जिले के रहने वाले हैं। गाजीपुर के सोनू जायसवाल हादसे के वक्त फेसबुक पर लाइव थे। ये सभी नेपाल घूमने गए थे। हादसे में मरने वाले सभी दोस्त हैं। हादसे में जान गंवाने वाले 4 अनिल राजभर, विशाल शर्मा, अभिषेक कुशवाहा, सोनू जायसवाल गाजीपुर जिले के रहने वाले हैं। 5वें युवक संजय जायसवाल कहां के रहने वाले थे, अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। ये जो विमान हादसा हुआ, ये जो बड़ा विमान हादसा हुआ, इसमें कुल 72 जो यात्री थे, क्रू मेंबर्स को मिला के सवार थे, उसमें 68 की जो है डेड बॉडी मिल गई। 4 की तलाश जारी है और उनमें से जो 72 लोग सवार थे, उनमें से 5 भारतीय युवक थे। जो 4 भारतीय युवक थे वो आपस में दोस्त थे। उसमें से जो एक दोस्त था वो उस समय फेसबुक पर लाइव भी था। जो 5वां था अभी उसकी पहचान नहीं हो पाई है। वो पता लगाया जा रहा है कि आखिर वो किसके दोस्त है। ये उनकी तस्वीरें दिखा रहे हैं जो 4 दोस्त घूमने के लिए गए थे लेकिन हादसे का शिकार हो गए। सोनू जायसवाल जिनकी तस्वीर जो फेसबुक पर लाइव थे, ये अनिल राजभर की तस्वीर है, ये भी उन्हीं के साथ थे, उनके दोस्त थे। अभिषेक कुशवाहा जो दोस्तों का ग्रुप घूमने गया था उसी का ये हिस्सा थे, ये उन्हीं की तस्वीरें। और विशाल शर्मा। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पोखरा विमान हादसे के बाद काठमांडू में भारतीय दूतावास एक्टिव है। सूत्रों के मुताबिक दूतावास मारे गए भारतीय नागरिकों के परिजनों के संपर्क में है। फिलहाल निकाले गए शवों की पहचान का काम चल रहा है। इसके बाद ही पार्थिव शरीर भेजने के संबंध में आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी। तो जो भारतीय दूतावास है वो लगातार यहां मृतकों के परिजनों के संपर्क में है। जल्द से जल्द शवों को भेजने की प्रक्रिया आगे शुरू की जाएगी, ये कहा जा रहा है दूतावास की ओर से। भारत में जो परिवार वाले हैं वो बेहद परेशान, गम का माहौल, लगातार अधिकारी उनके संपर्क में हैं और अभी फिलहाल शवों की पहचान का काम जारी है। उसके बाद शवों को भेजने की जो प्रक्रिया है उसे आगे बढ़ाया जाएगा। तो नेपाल के इस घटना पर हमारी नजर बनी है। पल पल का अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं और जोशीमठ संकट की खबरों का रुख करते हैं। जोशीमठ संकट पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की 3 सदस्यीय बेंच यह सुनवाई करेगी। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की दायर याचिका
जो है उस पर सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में दोपहर 12:30 बजे यह सुनवाई होगी। 12:30 बजे सुनवाई होगी। अभिमुक्तेश्वरानंद ने यह अर्जी दाखिल की है। इसे अभिमुक्तेश्वरानंद लगातार कह रहे हैं कि राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। जो जोशीमठ की जमीन में दरारें आई हैं, जो घरों में दरारें आई हैं, उसके लिए निपुण सहगल देंगे इस खबर को विस्तार। निपुण, क्या जानकारी है? याचिका में क्या कहा गया है? सुनवाई 12:30 बजे होनी है। देखिए, याचिका में जो सबसे अहम बात कही गई है वो यही कही गई है कि इसको सबसे पहले तो राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए और उस आधार पर, उस तरीके से, निश्चित रूप से वहां मदद हो रही है, लेकिन राष्ट्रीय आपदा की तरह देखते हुए एनडीएमए को सक्रिय किया जाए और वहां के एक एक व्यक्ति की मदद की जाए, उनको मुआवजा दिया जाए, तुरंत मुआवजा दिया जाए जो उनका नुकसान हो रहा है उसके लिए, और उनका पुनर्वास किया जाए। ये तमाम बातें कही गई है। एक अहम बात यह कही गई है कि जो तपोवन बिजली परियोजना है, तपोवन विष्णुगढ़ बिजली परियोजना, जिसके लिए वहां पर सुरंग खोदी जा रही है, जिसको जिम्मेदार बताया जा रहा है इस हादसे के लिए, उस पर भी तुरंत रोक लगे। ये तमाम मांगे की गई हैं। और चूंकि याचिका करने वाले ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य हैं, तो उन्होंने ये भी बताया है कि आदि शंकराचार्य की स्मृतियों से जुड़ी जो जगहें हैं वहां पे, नरसिंह मंदिर हो या और दूसरी जगह, उन पर भी खतरा हो सकता है, यानी वो भी अतीत में जा सकते हैं और जो अभी वर्तमान में है। तो इसको बचाना, इसको रोकना बहुत जरूरी है और सुप्रीम कोर्ट दखल दे। हालांकि मैं ये जरूर बताना चाहूंगा आपको कि जब पिछले हफ्ते ये मामला रखा गया था तो चीफ जस्टिस ने कहा था कि सरकार अपना काम कर रही है। ऐसे में ये देखना है कि कोर्ट क्या आदेश देती है और क्या सरकार से रिपोर्ट मांगती है। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे जब सुनवाई शुरू हो जाएगी। फिलहाल शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। रुक रहे एक और बड़ी खबर का। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिनों की बैठक आज एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में शुरू होगी। बैठक इस साल होने वाले 9 राज्यों और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव का एजेंडा तय करेगी। तो उस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिनों की बैठक आज एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में शुरू होगी। नीरज पांडे हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ। नीरज, इस बैठक से जुड़ी हुई और क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, मैं आपको बता दूं कि आज भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा इसका उद्घाटन करेंगे। दरअसल इसी साल 9 राज्यों में चुनाव है और अगले साल लोकसभा का चुनाव है, तो इस लिहाज से ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और यही एक कारण है कि आज जब केंद्रीय चुनाव समिति केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, तो कार्यकारिणी की बैठक से ठीक पहले पदाधिकारियों की बैठक है, राष्ट्रीय पदाधिकारियों की। लेकिन इस राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में चुनावी राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों और संगठन मंत्रियों को भी इसीलिए बुलाया गया है ताकि चुनावी राज्यों में तैयारियों को लेकर धार दी जा सके और कैसे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जिन राज्यों में सरकार है उन राज्यों में वापसी कर सके और जिन राज्यों में सरकार नहीं है उन राज्यों में सरकार कैसे बने, इस पर एक लंबी चर्चा होगी और उसी के आधार पर इस कार्यकारिणी का रोड मैप तय होगा। एक बड़ी बात यह है कि इस बैठक के जरिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव में क्या एजेंडा होगा ये भी सेट होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब उद्घाटन संबोधन होगा तो उस संबोधन में बहुत कुछ तय हो जाएगा। ये आप हमारे साथ बने रहिए, ये काफी महत्वपूर्ण होगी आज की बैठक। आप जो जैसा बता रहे हैं कि ये आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हमारे साथ बने रहिए। एक बड़ी खबर दर्शकों को अपडेट बता दें कि बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले दिल्ली में पटेल चौक से एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे रोड शो। मोदी के रोड शो पर कांग्रेस का निशाना भी साधा गया है। जयराम रमेश है, उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि भारत जोड़ो यात्रा की कामयाबी से डरकर पीएम मोदी रोड शो कर रहे हैं। नीरज जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, अब है कि बैठक से पहले, आप बैठक की जानकारी दे रहे थे, बैठक से पहले एक रोड शो होगा और कांग्रेस कहने लगी है कि यह रोड शो होना नहीं था, अब बीजेपी डर गई है इसलिए रोड शो कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश की इकाई ने ये रोड शो प्लान किया है जो पटेल चौक से एनडीएमसी सेंटर तक जाएगा। करीब 1 किलोमीटर का ये रोड शो है। इसकी जो तैयारी है पिछले 1 हफ्ते से चल रही थी और दिल्ली के अलग अलग इलाकों से लोग पहुंचने वाले हैं। दरअसल गुजरात में जो एक बम्पर जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई उसके बाद ये पहली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और प्रयास ये होता है कि जहां भी प्रधानमंत्री जाते हैं वहां की राज्य इकाई प्रधानमंत्री का अभिनंदन करती है। तो उसी परंपरा के तहत भारतीय जनता पार्टी ने ये रोड शो प्लान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज पहुंचेंगे तो पटेल चौक से
सरदार पटेल की तो जो पार्टी की मूर्ति है, परंपरा उसको को आगे माल्यार्पण बढ़ाते करेंगे हुए और रोड उसके शो बाद प्लान वहीं से किया गया है। एक प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करने के लिए बहुत शुक्रिया नीरज आपका इस पूरी जानकारी के लिए। रामचरितमानस विवाद के बीच बिहार के डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव का बयान सुनिए। महागठबंधन सरकार के खिलाफ साजिश हो रही है, कुछ नेता इस साजिश में लगाए गए हैं, नीतीश कुमार को लालच दिया जा रहा है, यह बहुत बड़ी खबर। जनता जो है वो केवल लालू जी और नीतीश जी के साथ है। और आपको हम बता दें, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमको सिखाया है कि विवेक और धैर्य भी मजबूती है, ताकत है। हम लोग धैर्य रखने वाले लोग हैं, विवेक से काम करने वाले लोग हैं, और इनकी साजिशों का हम सब लोगों को पता है कि भाजपा जो है ये क्या करेगी क्या नहीं करेगी। इन लोगों को पता नहीं है कि कुछ भी लोग कर लें, महागठबंधन जो है वो टूटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।